गाइस, तो अपन डिस्कस करेंगे यूपीएससी सीएमएस पेपर 1 2022 का जो था। दिस पेपर कंसिस्ट ऑफ 2 सब्जेक्ट्स, मेजरली 2 सब्जेक्ट्स बेसिकली, जनरल मेडिसिन एंड पीडियाट्रिक्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अ 52-year-old मैन विद हिस्ट्री ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज currently on sublingual nitroglycerin 0.5 mg SOS, metoprolol 50 mg twice a day, aspirin 75 mg once a day, enalapril 5 mg once a day for the last 1 year. The patient is now complaining of breathlessness and wheeze. Okay, so current complaint patient की breathlessness and wheeze की. And question is about which one of the following drug is most likely to be implicated for this new symptom. तो देखो, अपन को ये देखना है इस क्वेश्चन में कि कौन सी ड्रग जो इसमें दी हुई है, जो ये पेशेंट इतने टाइम से ले रहा है, इनमें से कौन सी दवाई ये सब साइड इफ़ेक्ट्स कर सकती है। तो एनालिपिल का ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, ठीक है। मेटोप्रोलोल है, नाइट्रोग्लिसरिन और एस्पिरिन का भी ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। बेसिकली जो अपन इसमें देख रहे हैं, बीटा ब्लॉकर, जो मेटोप्रोलोल वही बीटा ब्लॉकर है, और अपन हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं बीटा ब्लॉकर अस्थमेटिक और जिनमें डिस्पनिया और जो भी रेस्पिरेटरी इश्यूज़ हैं, ठीक है, उनमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, ठीक है, क्योंकि वो कॉन्स्ट्रिक्शन कर देती है, ब्रोंकोस्पाज्म करती है ना। तो इसलिए इसमें जो कल्प्रेट ड्रग है वो है मेटोप्रोलोल। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पेशेंट विद इस्केमिक हार्ट डिजीज ऑन रेगुलर फॉलोअप हैज़ अ रेस्टिंग हार्ट रेट ऑफ 90 बीट्स पर मिनट. The patient is taking metoprolol 50 mg twice a day. Which of the following drug may be added to his prescription if he also has signs of heart failure? तो ये इस्केमिक हार्ट डिजीज़ का पेशेंट है और ये करेंटली इसको हार्ट फेलियर के साइंस शो अप हो रहे हैं। तो मेटोप्रोलोल तो ले रहे हैं, इसके साथ अपन क्या चीज़ कौन सी ड्रग ऐड कर सकते हैं अब उनमें से कि इसमें हार्ट फेलियर के लिए इम्प्रूवमेंट शो अप करे। तो रेनालिजिन मेटाबॉलिक ड्रग है, इसमें कोई प्रॉफिट बेनिफिट नहीं देगी है। डाइक्लोफेनेक एसिड है, स्टेरॉइड नो बेनिफिट। इवाब्रेडिन इसमें आंसर होगा, बिकॉज इवाब्रेडिन जो है ये फनी सोडियम करंट चैनल ब्लॉकर है, ठीक है। ये जो है ड्रग ये हार्ट रेट को डिक्रीज़ करती है विदाउट इवन टचिंग दी बीपी पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होता, ये हार्ट रेट को डायरेक्टली डिक्रीज़ करती है, ओके। तो इसमें बेस्ट ऑप्शन एंड बेस्ट ड्रग होगी जो अपन लेंगे इवाब्रेडिन। नेक्स्ट क्वेश्चन। An 18-year-old boy got frostbite of left feet after working in a snowy field for 5 to 6 hours. He complained of pain, numbness and limited movement of his toes. The skin appear white and waxy. Which of the following is contraindicated as initial treatment? तो ये बोल रहे हैं कि भाई सिंपल एक चीज़ है कि फ्रॉस्ट बाइट का केस है, और अब बिलो दी ऑप्शन में से अपन कौन सी चीज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर रिवॉर्मिंग है, मसाज है ऑप्शन में, फिर क्लीनिंग ऑफ द इंजर्ड एरिया विद सोप है, एंड यूज़ ऑफ एनाल्जेसिक एंड स्टेराइल ड्रेसिंग है। तो अब देखो ध्यान से, जब भी फ्रॉस्ट बाइट का केस आता है, ठीक है, कोई भी फ्रॉस्ट बाइट का केस हो तो उसमें अपन को रिवॉर्मिंग तो करनी ही करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई इसमें एक होता है कि रैपिड रिवॉर्मिंग जो होती है, जैसे अपने पास अगर फॉर एग्जांपल अपन हाइपरथर्मिया का पेशेंट जब अपने पास आता था तो उसमें अपन उसको रैपिड कूलिंग नहीं करते थे। वैसे ही इसे बिल्कुल रैपिड रिवॉर्मिंग नहीं करनी है, बट ये बेसिक नॉर्मल टेम्परेचर है 40 to 44 डिग्री सेंटीग्रेड का। तो इसमें इसके इतने टेम्परेचर के वाटर में हम 40% करके रिवॉर्मिंग कर सकते हैं, इट इज़ ओके। मसाज कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, मसाज नहीं करते हैं अपन, तो इसमें आंसर मसाज जाएगा। बाकी ऑप्शन देखते हैं। क्लीनिंग ऑफ द इंजर्ड एरिया विद सोप, यस वो करते हैं अपन, और यूज़ ऑफ द एनाल्जेसिक एंड स्टेराइल ड्रेसिंग ये भी अपन रेगुलरली करते हैं क्योंकि उसमें इंजरी हो जाती है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीकोगुलेंट एजेंट कैन बी एडमिनिस्टर्ड बाय ओरल रूट? इनमें से कौन कौन से एंटीकोगुलेंट एजेंट को ओरली दे सकते हैं अपन, ओके। तो देखो, रिवोरोक्सामेन है, फोंडापेरिनॉक्स है, एपिक्सामेन है और डेबिगेट्रेन है, ओके। तो इसमें जो फोंडापेरिनॉक्स है ना, ठीक है, इसको अपन ओरली नहीं दे सकते हैं क्योंकि ये ना हिपेरिन ग्रुप की ड्रग है। फोंडापेरिनॉक्स पहली चीज़ तो ये हिपेरिन ग्रुप की ड्रग है, और इसको है ना अपन कैसे देते, सबक्यूटेनियस देते, ध्यान रखना। इसके अलावा जो रिवोरोक्सामेन है, एपिक्सामेन है, ये 10A इनहिबिटर है, ठीक है। डेबिगेट्रिन भी है, ठीक है, ये डेबिगेट्रिन जो है ये 2A फैक्टर वाली है। तो इनको अपन
ओरली दे सकते हैं, फोंडापेरोनॉक्स ओरली नहीं दे सकते, वो सबक्यूटेनियसली चलती है। तो इसमें आंसर आ जाएगा सेकंड नहीं दे सकते हैं अपन, तो इसमें आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग ड्रग मे बी एसोसिएटेड विद द लेग स्वेलिंग। तो यहाँ पे अपन को देखना है कि कौन कौन सी ड्रग इनमें से लेग स्वेलिंग कर सकती है। तो इसकी एक ट्रिक है, सोलन फीट। ओके, तो इसको फीट को नीचे ले देते हैं, ठीक है। S4 क्या है इसमें, सेक्स हार्मोन OCPs। V W को है ना अपन को V बनाना है, ओके। तो V से आ गया वैसोडाइलेटर, वैसोडाइलेटर हो गया तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ये OCP हो गया सेक्स स्टूडेंट्स कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। O से यहाँ पर अपने पास O से आ जाएगी ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट ड्रग, जैसे कि ग्लिटाजोन और ये सब हो गया, ओके। उसके बाद जो L है, ठीक है, दोनों L से अपन को क्या ध्यान रखना, साइक्लोस्पोरिन, साइक्लोस्पोरिन। तो ये L आ रहा है ना साइक्लोस्पोरिन में, उससे अपन ने इसको लिंक करा है। उसके बाद E से क्या है, E से एंडोक्राइन हार्मोन जैसे कि ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ठीक है। और N से क्या है, N फॉर NSAID हो गया। और जो फीट है, फीट कंप्लीट एक ही बनाएगा, वो है फ्लूट्रोकोर्टिसोन जो मिनरलोकॉर्टिकोइड है, ओके। तो वापस देख लो, S4 OCP सेक्स हार्मोन्स हो गए, W को B बनाएंगे तो हो गया वैसो जो कंस्ट्रिक्टर होते हैं, वो सॉरी जो वैसोडाइलेटर होते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं, OHA हो गए, ठीक है। L4 हो गया साइक्लोस्पोरिन, E4 जो है एंडोक्राइन जैसे कि जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हो गए, ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स हो गए ये सब। और N4 क्या आ गया, NSAID। F से आ गया फ्लूट्रोकोर्टिसोन जो मिनरलोकॉर्टिकोइड्स होता है, ओके। तो आप देखो इस क्वेश्चन को, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर करते हैं, NSAID करते हैं, ग्लूको और मिनरलोकॉर्टिकोइड दोनों करते हैं। तो 1 2 3 4 यानी D ऑप्शन इसमें करेक्ट है। अब नेक्स्ट 6th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस लाउड S1 ऑन कार्डियक ऑस्कल्टेशन। अब देखो लाउड S1 कब आएगा, जब हार्ट तेज बीट करेगा, सिंपल ऐसे ध्यान रखो। तो हार्ट तेज कब बीट करेगा, जब एनीमिया होगा, ठीक है, ऑक्सीजन कम है, हार्ट तेज बीट करेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई बढ़े, ठीक है। प्रेगनेंसी में तो ऑलरेडी हार्ट रेट इंक्रीज होती है, थायराइडटॉक्सिकोसिस में भी थायराइड हार्मोन बढ़ जाते हैं जो हार्ट रेट बढ़ा देंगे, ओके। बात रही मिट्रल रिगर्गिटेशन की, मिट्रल रिगर्गिटेशन में S1 साउंड तो होता है बट वो सॉफ्ट S1 साउंड होता है, ओके। तो 1 2 3 ए ऑप्शन इसमें आंसर हो जाएगा। 7th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट इवाब्रेडिन, ओके। तो देखो इवाब्रेडिन ड्रग अपन ने देखा था फनी सोडियम करेंट चैनल ब्लॉकर है। तो अभी अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन जो फर्स्ट देखा था, हाँ सेकंड क्वेश्चन था शायद, तो उसमें अपन इवाब्रेडिन का देखा था कि इसको अपन हार्ट फेलियर में दे रहे थे, तो सीवियर हार्ट फेलियर में इसको मे बी गिवन, ओके। ऐसे नोड पर एक्ट करके वहाँ पे फनी सोडियम चैनल्स होते हैं उनको ब्लॉक करती है और हार्ट रेट को रिड्यूस करती है विदाउट चेंजिंग BP। अब ये देखते हैं कि इफेक्टिव है क्या एट्रियल फिब्रिलेशन में, नो, एट्रियल फिब्रिलेशन में सब कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। एट्रियल फिब्रिलेशन होता क्या है भाई, जो जैसे एग्जांपल लेफ्ट एट्रियम है वो इतना डायलेट हो गया कि उसके हर एक सेल अपना एक है ना नया इम्पल्स बना के जनरेट करे, तो उन सबको नहीं कर सकता, ओनली ऐसे नोड पे उसका इसका फंक्शन है, ओके। तो 1 2 3 सही है, तो इसमें 7th का ए आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लेफ्ट एट्रियल डायलेशन ऑन एक्सरे इस कैरेक्टराइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। सिंपल है कि लेफ्ट एट्रियल डायलेशन है तो एक्सरे में क्या फाइंडिंग मिलेगी ये पूछ रहा है। अब देखो मैं सही से तो एग्जैक्ट तो बना नहीं पाऊँगा बट ऐसे देखो, ठीक है, ये लंग्स हो गए, ये इस टाइप का नॉर्मल होता है। अब अगर लेफ्ट एट्रिया है ना डायलेट हो जाएगा ना, तो वो यहाँ से ना ये एक तो स्ट्रेटनिंग ऑफ द लेफ्ट हार्ट बॉर्डर हो जाएगी, ठीक है। उसके साथ में नेक्स्ट चीज़ क्या देखने को मिलेगी अपन को, यहाँ पर डबल कार्डिक शेडो देखने को मिलेगी और वाइडनिंग ऑफ द एंगल ऑफ द कैरेना देखने को मिलेगी। देखो अब मैं नीचे डायग्राम में बताता हूँ कौन सी चीज़ कैसे है। पहली चीज़ में स्ट्रेटनिंग ऑफ द लेफ्ट हार्ट बॉर्डर तो होती है, देखो राउंडिंग ऑफ द लेफ्ट हार्ट बॉर्डर देयर इज नथिंग लाइक दिस, ओके। सिंपल स्ट्रेटनिंग होती है, राउंडिंग नहीं होती है। बाकी जो दो चीज़ें इसमें, एक तो एंगल ऑफ द कैरेना की वाइडनिंग हो जाती है। तो जब आप लेटरल व्यू में देखोगे ना इसको, ये तो मैंने PA व्यू बनाया, जब लेटरल व्यू में देखोगे ना तो एंगल ऑफ द कैरेना जो है ना, एक तो नॉर्मली वो ऐसे होता है, ठीक है, एक साइड व्यू होता है, एक व्यू होता है कैरेना।
जब डायलेशन हो जाता है तो वो वाइड हो जाता है, तो इतना जो एंगल छोटा था मैंने वो एंगल इंक्रीज हो जाता है, और दिस इज़ कॉल्ड एज वॉकिंग मैन साइन। ओके, और इसके बाद नेक्स्ट जो एक और ऑप्शन कौन सा था अपने पास, कि जो डबल शेडो हो जाती है, ठीक है, तो जो अपने राइट साइड है हार्ट में वहाँ पे डबल शेडो दिखती है, डबल कार्डिक शेडो। ओके, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन गलत था, तो 1 एंड 3 एंड 4 सी, 8th का सी आंसर है। अब 9th, 30-year-old male is being evaluated for shortness of breath on examination, JVP, ठीक है, राइज्ड है, JVP रेज्ड है, ठीक है, इंस्पिरेशन पे। सिंपल, अब है ना, इसमें कुछ नहीं सोचो, JVP रेज्ड ऑन इंस्पिरेशन इज कॉल्ड एज कुसमाल साइन, ठीक है, कुसमाल साइन में JVP बढ़ी हुई होती है, मतलब JVP बढ़ती है अगर इंस्पिरेशन पे, दिस इज कॉल्ड एज कुसमाल साइन। तो ये किस किस में देखने को मिलता है, CRR, कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस, ये आंसर। उसके बाद रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी और राइट हार्ट फेलियर। ओके, तो इसका आंसर हो गया कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस। अब देखिए, 24-year-old मैन प्रेजेंट विद एक्यूट ऑनसेट शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड प्री कॉर्डिनल चेस्ट पेन। ECG में ST एलिवेशन है, अपवर्ड कॉनकेव, बात यहीं ख़त्म हो गई। PR सेगमेंट डिप्रेशन है, येलो डबल कन्फर्मेशन और हो गया। यहाँ पे बात करें कि PR सेगमेंट जो है वो डिप्रेस्ड हो गया है, उसके बाद ECG में कॉनकेव अपवर्ड, ठीक है, ये तो दबा हुआ, ECG में कॉनकेव अपवर्ड, मतलब कॉनकेव ऐसा होगा, ठीक है, कॉनकेव अपवर्ड ECG में चेंजेस देखने में ये देखने को मिलता है एक्यूट पेरिकार्डाइटिस में, ठीक है। अगर ये कॉन्वेक्स अपवर्ड होता U तो ये MI होती है। ओके, विच आर द फॉलोइंग आर कंट्रोलर थेरेपीज इन द मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट अस्थमा। एक्यूट अस्थमा में क्या क्या इनमें से कंट्रोलर थेरेपीज हैं। देखो, जब भी एक्यूट अस्थमा होता है, एस्थमेटिक एक्सुबेशन होता है, तो अपन इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड तो देते ही देता है, प्लस लॉन्ग एक्टिंग बीटा अगोनिस्ट देते ही देता है। ओके, और इसके साथ साथ में अपन लॉन्ग एक्टिंग बीटा अगोनिस्ट के साथ साथ में ल्यूकोट्राइन के मॉड्यूलेटर्स देते हैं। जब कंडीशन बहुत सीवियर होती है तभी अपन सिस्टमिक स्टेरॉइड्स देते हैं, बट जैसे कि इस केस में एक्यूट अस्थमा का एक्सुबेशन हुआ है तो अपन सिस्टमिक स्टेरॉइड दे सकते हैं, इनहेल दे सकते हैं, ओमालिजुमाब दे सकते हैं, पर एंटीकोलिनर्जिक का कोई रोल नहीं है, ठीक है, तो अपन रूल आउट करके भी सिंपल इसको कर सकते हैं सॉल्व। 2, 3, 4 डी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 12th, लो प्लूरल फ्लूइड ग्लूकोज मे बी ऑब्जर्व इन विच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से कौन कौन सी कंडीशन में लो प्लूरल फ्लूइड ग्लूकोज देखने को मिलेगा, ठीक है, तो लो प्लूरल फ्लूइड ग्लूकोज वाली कंडीशन कौन कौन सी हो जाएगी इसमें अपने पास। इसकी ट्रिक है RIM, लो प्लूरल फ्लूइड जिसमें मिलता है, R फॉर रूमेटॉइड कंडीशन, रूमेटॉइड से रूमेटॉइड प्लूराइटिस है, इधर इन्फेक्शन हो गया आई से, और इधर मैलिग्नेंट कंडीशंस हो गई। जो ये फोर्थ ऑप्शन है हिपैटिक हाइड्रोथोरैक्स, ये देखो लो प्लूरल फ्लूइड वाला जो है ना, इसको अपन कहेंगे ये एक्सुडेटिव की बात कर रहे हैं यहाँ पे, एक्सुडेटिव डिफ्यूजन, ये है ट्रांसुडेटिव का एग्जांपल। ओके, हिपैटिक हाइड्रोथोरैक्स, तो 1, 2 एंड 3 ऑप्शन हो गया 12th का A। 13th, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट रिगार्डिंग आइडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस। अब देखो, आइडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस इसके अंदर, ठीक है, किस किस केस में देखने को मिलेगा। देखो, रेडियोलॉजिकल पैटर्न ऑफ यूजुअल इंटरस्टिशियल निमोनिया मिलेगा, ठीक है, फाइब्रोसिस से तो क्लबिंग भी मिलेगी, और एल्डरली पॉपुलेशन में आइडियोपैथिक केसेस ज़्यादा है। अगर कोई नॉन कॉम्प्लिकेशन है, नॉन लाइक कोई जेनेटिक कंडीशन है, स्मोकिंग हो गया, कोई ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर हो गया, उस वजह से पल्मोनरी फाइब्रोसिस हो रहा है, तो ये हमें भी देखने को मिल जाएगा। और आइडियोपैथिक केसेज है ना, तो ये मोस्ट कॉमन इन दी एडल्ट्स में हो जाता है वाला। ओके, तो 13 है 1, 2, 3 टी। डायग्नोस्टिक वर्कअप फॉर अ केस ऑफ सस्पेक्टेड ब्रोंकियल अस्थमा शुड रिवील विच ऑफ द फॉलोइंग एबनॉर्मलिटी। ठीक है, तो ब्रोंकियल अस्थमा में क्या क्या देखने को मिलेगा भाई। ब्रोंकियल अस्थमा में FeV1/FVC का रेशियो कम होता है, ठीक है, फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम जो होता है, ओके, जो FRC जिसे बोलते हैं अपन, ठीक है, वो इसमें बढ़ जाता है, क्योंकि भाई एक्सेल पूरा नहीं कर पाता है वो जो भी अमाउंट ऑफ एयर होती है, और रिड्यूस डिफ्यूजन कैपेसिटी, डिफ्यूजन कैपेसिटी से कोई लेना देना नहीं होता है इधर। और इंक्रीज इन द FeV1 इन रेस्पॉन्स टू इनहेल ब्रोंकोडायलेटर, बिल्कुल करेक्ट। 1, 2, 4 1, 2, 4 बी, 14 का बी आंसर हो गया।
विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन प्री डिस्पोज टू ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया में क्या कंडीशन में से होगी, एक्रोमेगली में लार्ज टंग की वजह से, ओबेसिटी में ओबेसिटी वहाँ पे फैट जमा हो जाता है उस वजह से, एल्कोहल सिलेटस की वजह से तो होता ही है, और हाइपरथायरॉइडिज्म नहीं होता, हाइपोथायरॉइडिज्म की वजह से ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया देखने को मिलता है। ओके, तो 2, 3 and 4, 2, 3, 4 डी। ठीक है। 16th, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिगार्ड टू एक्यूट फैटी लिवर ऑफ प्रेगनेंसी। एक्यूट फैटी लिवर ऑफ प्रेगनेंसी के लिए क्या क्या ट्रू है। पहली चीज़, AFLP जो होता है वो 3rd ट्राइमेस्टर और 2nd ट्राइमेस्टर में मोस्ट कॉमनली होता है। मोर कॉमन इन मल्टीपल प्रेगनेंसी जैसे कि ट्विन प्रेगनेंसी, लिवर बायोप्सी की इतनी ज़रूरत नहीं होती, बिल्कुल सही बात है ये। और डिलीव द फीटस इज इंडिकेटेड। ओके, डिलीव द फीटस कब इंडिकेटेड होता है, पहली चीज़ तो अगर लेस देन 34 वीक में ना ये अपने आप को बहुत मैनिफेस्ट कर देता है, क्रिटिकलिटी आ जाती है, वही कॉम्प्लिकेशंस आ रही है, ठीक है, तो अपन डिलीवरी इंडिकेट कर देते हैं 37 वीक के आसपास, या डिपेंड करता है सीवियरिटी पे। ओके, तो इसमें टोटली रॉन्ग ऑप्शन कौन सा था, 1st ट्राइमेस्टर वाला। ठीक है, तो 2, 3, 4 डी ऑप्शन 16 का करेक्ट है। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मार्कर ऑफ पुअर प्रोग्नोसिस इन एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस। एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस के पुअर प्रोग्नोसिस के क्या क्या मार्कर है भाई, ये बात करें रैंसम स्कोरिंग की। ओके, जो प्रोग्नोस्टिक स्कोर है ना एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस की, तो एल्डरली इंडिविजुअल बिल्कुल करेक्ट। इधर क्या सीन होता है कि जो एल्डरली इंडिविजुअल होते हैं मोर देन 55 ईयर, उनमें पूरा प्रोग्नोसिस होता है। WBC काउंट इंक्रीज बिल्कुल करेक्ट है। अगर मोर देन 16,000 WBC बढ़ा हुआ है तो वो पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर, और लो सीरम कैल्शियम तो पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर होगा ही। लेस देन 8 अगर सीरम कैल्शियम है तो वो पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर है। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पर हाइपोकैल्शियम में तो होता ही है एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस में, प्लस वो जाकर डिपोजिशन हो जाता है, प्लैक बना लेता है। हाइपरकैल्मिया से कोई लेना देना नहीं है। 1, 2 and 3 17th का ए आंसर है। 18th, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉमन कॉजेज ऑफ एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस। एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस के कॉमन कॉज में गॉल ब्लैडर हो गया, एल्कोहल हो गया, पोस्ट ERCP हो गया, कैम्पालोबैक्टर जेजुने नहीं होता है, तो 1, 2 and 3। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ईटियोलॉजीज ऑफ हीमोक्रोमेटोसिस। अब देखो, हीमोक्रोमेटोसिस तो एक HFE क्रोमोसोम 6 वाला जो था वो एक जेनेटिक डिजीज़ है, अलग चीज़ है। हीमोक्रोमेटोसिस बेसिकली मीन आयरन ओवरलोड। इनमें से किस किस में देखने को मिलेगा, ये यहाँ पे बात हो रही है अपने। ओके, तो आयरन ओवरलोड और किस किस में देखने को मिलेगा, थैलेसीमिया में होता है रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से। एनीमिया ऑफ पायरुवेट काइनेस डेफिशिएंसी, एनीमिया ऑफ पायरुवेट काइनेस डेफिशिएंसी में क्रॉनिक हीमोलाइसिस होता है, तो इसमें मिलेगा। क्रॉनिक और परमानेंट, इसमें कोई आयरन का लेना देना नहीं है। पॉरफेरिक क्विटेरिन टर्निंग में जो स्किन के अंदर आयरन डिपॉजिट होता है। ओके, तो 1, 2 and 4, 1, 2 and 4 बी ऑप्शन, 19th का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स आर इम्प्लीकेटेड इन पेप्टिक अल्सर डिजीजेस नॉट कॉज्ड बाय H. pylori। H. pylori की वजह से नहीं हो रही है और एनिसाइड की वजह से नहीं हो रही है, बट इनमें से कौन सी इन दोनों के आउट ऑफ द बॉक्स पेप्टिक अल्सर डिजीज कर सकती है। देखो, पहली चीज़ पेप्टिक अल्सर डिजीज़ जो है उनका रिस्क कौन कौन सी दवाइयाँ बढ़ाती है, तो वो देख लो आप। NSAID बढ़ाती है, जो ब्लड थिनर होती है, बेसिकली एंटीकोगुलेंट ड्रग जिसे बोलते हैं ना अपन, वो बढ़ाती है। SSRIs बढ़ाती है, बिसफॉस्फोनेट बढ़ाती है। ओके, तो ये जो 4 दवाइयाँ हैं, ठीक है, NSAID, एंटीकोगुलेंट, SSRI, बिसफॉस्फोनेट और एक बची स्टेरॉइड्स, ये सब जो दवाइयाँ होती हैं ये पेप्टिक अल्सर डिजीज़ के रिस्क को बढ़ाती है। तो ये एंटीकोगुलेंट हो गया, स्टेरॉइड हो गया, बिसफॉस्फोनेट हो गया, ये तो ट्रीटमेंट में ही देते हैं, ठीक है, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। तो इसको रूल आउट करके भी आप अगर देखो तो इसमें यही आंसर आ जाएगा 20 में। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी सिम्टम्स ऑफ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। गैस एंड फ्लैटनेस होती है, एब्डोमिनल पेन होता है, डायरिया होता है, पर ब्लड तो कभी नहीं होता है ना, तो आंसर हो गया इसमें बी हो गया। वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस बी कैन बी प्रिवेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन। वर्टिकल ट्रांसमिशन हेपेटाइटिस बी का आप क्या क्या चीज़ करके प्रिवेंट कर सकते हो, तो जैसे HIV में अगर बच्चा बर्थ लेता है तो एक्टिव एसिड दोनों इम्यूनाइजेशन देने की कोशिश करते हैं, और हेपेटाइटिस बी में भी अपन सेम कोशिश करते हैं, एक्टिव एसिड दोनों इम्यूनाइजेशन देते हैं। प्लस अगर मदर में हेपेटाइटिस बी वायरस का DNA लोड जो है ना वो मोर देन 2 लाख है, तो भी अपन 3rd ट्राइमेस्टर में कर रहा है PCR मोर देन 2 लाख है, तो भी अपन है ना इसमें ट्रीटमेंट देते हैं। 1, 2, 3।
Which of the following are correct in respect of the jaundice? Patient complain of darkening of the urine before they notice jaundice. It is true. ठीक है, पहले यूरिन कलर येलो हो जाता है, उसके बाद जॉन्डिस बॉडी में अपीयर होता है. जॉन्डिस इज यूजुअली डिटेक्टेबल विद अ सीरम बिलिरुबिन लेवल ऑफ ओवर 1.8 नहीं 1.8 नहीं 3 mg/dl के ऊपर जब होता है तब जाके जॉन्डिस अपने आप को अच्छे से शो करता है बॉडी में. ठीक है, तो ये सेकंड ऑप्शन गलत है. और गिलबर्ट सिंड्रोम तो वर्ल्ड फेमस है. जैसे यहाँ पे बोल रहा है फास्टिंग के बाद नोटिसेबल होता है, तो कोई भी बॉडीली स्ट्रेस एनी स्ट्रेस इन्फेक्शन उस सब के बाद में कोई जॉन्डिस अपीयर होता है तो वो गिलबर्ट सिंड्रोम का ये जेनेटिक कॉज. ठीक है, 1 and 3 इसमें करेक्ट आंसर है सी. इरिटेबल बॉल सिंड्रोम इज़ फेवर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग. तो इसमें इरिटेबल बॉल सिंड्रोम के फेवर में कौन कौन से ऑप्शन है? देखो, वर्सनिंग ऑफ द सिम्टम बाय स्ट्रेस 2, रिकरेंट एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होता है, वेरी ट्रू. उसके बाद में एज मोर देन 50 ईयर ऑफ द ऑनसेट नहीं. इरिटेबल बॉल सिंड्रोम में यंग पेशेंट्स होते हैं, मोस्टली लेस देन 45 ईयर ऑफ द एज है. ओके, और ऑल्टरनेटिव डायरिया कॉन्स्टिपेशन होती ही होता है ये तो अगर आप इस पर कंफ्यूज भी थे तो ये 3 ऑप्शन तो इसके लिए बिल्कुल ट्रू है, तो इतना लिखने में दिक्कत नहीं आती ना. बी, द डायग्नोसिस ऑफ प्रोटीन लूजिंग एंट्रोपैथी कैन बी कन्फर्म्ड बाय हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्ट. ये तो बैक्टीरिया के लिए होता है. फीकल क्लियरेंस ऑफ अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन, बिल्कुल. मोर देन 27 जो होता है ना, मोर देन 27 वैल्यू थी, मोर देन 27 mg/day. ठीक है, विदाउट डायरिया अगर वैल्यू आ रही है फीकल क्लियरेंस अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन की तो पॉजिटिव मानते हैं प्रोटीन लूजिंग एंट्रोपैथी अपन. और जो फीकल 51 क्रोमियम लेवल ट्रांसहेरेटिन है ये भी इसके लिए बट कन्फर्मेटरी नहीं होता. ओके, तो इसको अभी अपन नहीं ले रहे. फीकल कैल्पोटेटिन लेवल तो ये IBD और IBS के डिफ्रेंशिएशन में काम में आता है, तो ये भी नहीं है. तो बचा कौन सा? बी ऑप्शन. ठीक है, RBC कास्ट और यूरिन राइसिस आर सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग. RBC कास्ट नेफ्राइटिस में मिलती है मोस्टली, पर देखना भी देखना ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस में है. इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस में मिलेगी नहीं मिलती है उसमें. फिर वैस्कुलाइटिस और मैंगल हाइपरटेंशन में मिलती है. तो 1, 3 and 4 हो गया, सी हो गया 26 का. अब देखो, इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस में ना अपने वो WBC कास्ट मिलती है. ओके, ध्यान रखना. विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट रिगार्डिंग असेंशियल ट्रीमर्स. ओके, तो असेंशियल ट्रीमर के लिए इनमें से कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट हैं? पहला, इट मे प्रेजेंट एट एनी एज. हेड इज़ ऑलमोस्ट नेवर इन्वॉल्व. वो किसी भी एज में आ सकते हैं, ठीक है, वो बिल्कुल सही है. बट हेड इज़ ऑलमोस्ट नेवर इन्वॉल्व, इट इज़ नॉट ट्रू, क्योंकि हेड तो इन्वॉल्व हो सकता है इसमें. ठीक है, और ट्रिमर्स में इम्प्रूव विद स्मॉल अमाउंट ऑफ अल्कोहल कम्प्लीटली. तो 1 and 3 इसमें सही ऑप्शन है. मैं थोड़ा और बता दूं अगर असेंशियल ट्रिमर्स के बारे में, तो इसमें तो बायमोडल एज डिस्ट्रीब्यूशन होता है. ठीक है ना, तो ये अर्ली एज में भी हो सकता है, ओल्ड एज में भी हो सकता है. इसमें इन्वॉल्व हो सकता है हैंड हो सकता है, वॉइस ट्रिमर हो सकता है, हैंड ट्रिमर हो सकता है, हेड ट्रिमर हो सकता है, सेरिबेलम इन्वॉल्व होता है इसमें. और आप एल्कोहल पे, बीटा ब्लॉकर पे और टोपिरामाइड जैसी दवाइयाँ देते हो तो इम्प्रूवमेंट बिल्कुल शो होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स मे बी एसोसिएटेड विद पार्किंसन डिजीज. पार्किंसन डिजीज़ कॉज करने वाली ड्रग कौन कौन सी होती है? पहले तो इसको छोड़ो, आप ही बताओ कौन कौन सी होती है. देखो, अटिपिकल टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स होती है, डोपामाइन डिप्लीटर ड्रग्स होती है, एंटी एमिटिंग में जैसे मेटोक्लोप्रोमाइड होती है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जैसे कि सिनार्जिन जो अपन है ना डिजीनेस और वर्टाइगो के लिए देते हैं वो होती है. उसके बाद क्लोजापिन है, लिथियम है, MPTP है, वैल्प्रिक एसिड है और फेनिटोन. ओके, नाम याद करने पड़ेंगे. ओके, नहीं तो आइडिया से देखो तो ये तो करती है, पता तो ये भी करती है. एक ये नया आइडिया लगाया आपको कि भाई ये भी करती है, तो ये 1, 2, 3 28 का डी. विच ऑफ द फॉलोइंग आर सजेस्टिव ऑफ पार्किंसन डिजीज. पार्किंसन डिजीज सिंपल लेंथ ऑफ रिजिडिटी होती है, कॉगविल रिजिडिटी होती है, फैसिनेटिंग गेट होता है. पर रोम्बक टेस्ट तो ये मसल वाला था ना, ठीक है, मूवमेंट वाला था रोम्बक टेस्ट, तो ये तो होता ही नहीं. 1, 2, 3. विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट रिगार्डिंग आइडियोपैथिक पार्किंसन डिजीज. तो आइडियोपैथिक पार्किंसन डिजीज एक्चुअली होता क्या है? तो है ना, ये एक तो है ना मोटर सिम्टम आर ऑलमोस्ट ऑलवेज इनिशियली सिमेट्रिकल नहीं. एक तो इसमें ना जो मोटर सिम्टम्स होते हैं असिमेट्रिकल होते हैं. मोस्ट वन अर्लीस्ट मोटर सिम्टम कौन सा होता है? इसमें रेस्टिंग ट्रिमर होता है. दूसरी चीज़, नॉन मोटर सिम्टम इसमें कौन कौन से आते हैं? वो है हाइपोस्मिया और कॉन्स्टिपेशन है. कॉग्निशन यूजुअली स्पेड होता है. अर्ली डिजीज़ में कॉग्निशन ऐसे गड़बड़ाता नहीं है. और स्पीच जो है वो सॉफ्टर और इनडिस्टिंक्ट हो जाती है इसमें. तो 2, 3, 4. ओके,
30 में 2, 3, 4 हो गया। 31 विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिगार्ड टू लिवोडोपा। तो लिवोडोपा के लिए कौन सा सही है? इट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव फॉर रिलीविंग ट्रिमर। देखो अगर सिर्फ ऐसे ही होता सिंगल ऑप्शन तो अपन सोच सकते थे, बट अपने पास मल्टीपल ऑप्शन है तो अपन को देखना पड़ेगा। ओनली ए स्मॉल पोर्शन ऑफ टोटल रीच द ब्रेन, करेक्ट। नॉइजिया इसमें अगर होता है तो डोमपेरिडोन इसमें ड्रग ऑफ चॉइस होती है। इट में ट्रिगर हेलुसिनेशन, बिल्कुल करेक्ट। अब 1 गलत क्यों है? क्योंकि देखो लिवोडोपा को अपन कार्बिडोपा के साथ में देते हैं, क्योंकि इसका पेरिफेरल कन्वर्सन ज़्यादा होता है, वो इसको बचा के रखती है ताकि दिमाग में पहुंच पाए, है ना। तो इसलिए ये अकेली तो इफेक्टिव नहीं है। तो 2, 3, 4 इसमें करेक्ट आंसर होगा। विच आर द फॉलोइंग आर रिस्क फैक्टर्स ऑफ द स्ट्रोक। देखो जहाँ पे भी क्लॉटिंग होगी, प्लेटलेट इकट्ठी होगी, थ्रोम्बस बनेगा, ब्लड सेल्स जो इकट्ठी होगी, तो जैसे सिकल सेल एनीमिया में होता है, सिगरेट्स तो करती है, और एट्रियल फिब्रिलेशन में होता है। तो 1, 2 एंड 4। विच आर द फॉलोइंग आर करेक्ट इन रेस्पेक्ट टू माइस्थीनिया ग्रेविस। माइस्थीनिया ग्रेविस के लिए क्या करेक्ट है? सिम्टम यूजुअली एंड ऑफ द डे तक वर्स होते हैं, ठीक है। च्यूइंग स्वेलिंग में भी डिफिकल्टी होती है, और एसिटल को रिसेप्टर के प्री जंक्शन नहीं पोस्ट जंक्शनल में इसमें दिक्कत आती है, प्री जंक्शनल में दिक्कत नहीं आती है। और पेनिसिलिन में प्रेसिपिटेट सिमिलर इलनेस, रियली करेक्ट। तो 1, 2 एंड 4 बी ऑप्शन इसमें सही है। विच आर द फॉलोइंग आर द टेस्ट फॉर फंक्शनल असेसमेंट ऑफ एंसेफेलोपैथी। एंसेफेलोपैथी के फंक्शनल असेसमेंट के लिए कौन कौन से टेस्ट करते हैं? पहला है फ्लैपिंग ट्रिमर, सही है। कंस्ट्रक्शन और प्रेसिया, सही है। नंबर कनेक्शन टेस्ट जो है ना, वो तो बल्कि इसका बेस्ट टेस्ट है, ओके। तो 1, 2 एंड 3। विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग ब्लड कंपोनेंट इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। AB ब्लड ग्रुप एंटीजन आर पॉलीपेप्टाइड चेन ऑन द सर्फेस ऑफ द RBC। पॉलीपेप्टाइड चेन नहीं होते हैं, ग्लाइकोलिपिड वाले होते हैं। प्लेटलेट कैन बी स्टोर्ड फॉर अप टू 35 डेज। नहीं, प्लेटलेट को तो अपन 5 डेज के अराउंड तक स्टोर कर सकते हैं। हीमोलाइटिस डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न अकर व्हेन मदर्स IgA एंटी RBC एंटीबॉडीज क्रॉस प्लेसेंटा। IgA कैसे क्रॉस करेगी प्लेसेंटा? IgG करती है ना, तो ये भी गलत है। तो बिना पढ़े ये सही है, पर पढ़ के भी देख लेते हो। ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय प्रायर इरिटेशन ऑफ द ट्रांसफ्यूज ब्लड, बिल्कुल सही। इस पर बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं ना, लास्ट पेपर में भी इससे क्वेश्चन था, तो इसको आप देख के रखो एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओरल डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर। तो इन सब में से ओरल डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर कौन सा है? वो है डेबिगेट्रन, ओके। डेबिगेट्रन इज ओरल डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिगार्ड टू मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन का मैक्सिमम टॉलरेटेड 2 ग्राम या 2000 मिलीग्राम पर डे है। लैक्टिक एसिडोसिस करता है मेटफॉर्मिन का बड़ा भाई। फेनफॉर्मिन तो और खतरनाक लैक्टिक एसिडोसिस करता था। और इट में लोअर द ब्लड लेवल ऑफ विटामिन B12, यस बिल्कुल करेक्ट। 1, 2 एंड 3। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग शॉर्ट स्टेचर के लिए कौन सा इसमें से करेक्ट है? पहला, लीनियर बोन ग्रोथ रेट आर पिट्यूटरी डिपेंडेंट, करेक्ट। नॉर्मल बोन एज इन अ चाइल्ड विद शॉर्ट स्टेचर सजेस्ट हार्मोन डिसऑर्डर। बोन एज नॉर्मल है तो हार्मोन डिसऑर्डर क्यों होगा? अगर बोन एज नॉर्मल है फिर भी वो छोटा है, डेट मीन्स उसको फैमिलियल शॉर्ट स्टेचर है। अगर बोन एज कम है क्रोनोलॉजिकल एज से ना, तब अपन बात कर सकते हैं कि हार्मोनल डिसऑर्डर है, ओके। तो ये गलत हो गया। और फाइनल हाइट ऑफ बॉयज़ कैन बी एस्टिमेटेड बाय एडिंग 6 मंथ। देखो जो मिड पेनिटल हाइट होती है ना, उसमें प्लस 6.5 करोगे तो बॉयज़ का आ जाएगा हाइट, और माइनस करोगे तो गर्ल्स का आ जाएगा। रिप्लेसमेंट थेरेपी विद रिकॉम्बिनेंट ग्रोथ हार्मोन रिस्टोर्स ग्रोथ वेलोसिटी इन ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंट चिल्ड्रन। बिल्कुल, ग्रोथ हार्मोन की अगर डेफिशिएंसी है, ग्रोथ हार्मोन दे दोगे तो वेलोसिटी ग्रोथ वेलोसिटी जो नॉर्मल होगी ना यार, बिल्कुल क्यों नहीं होगी। तो 38 में अपना आंसर आ जाएगा सी, सेकंड गलत था ना। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स यूज टू ट्रीट डायबिटीज मेलाइटस इज लीस्ट लाइकली टू कॉज हाइपोग्लाइसीमिया। देखो डायबिटीज़ की ड्रग्स ना हर बार पूछी जा रही है, तो उसको तो आपको ढंग से देखना पड़ेगा। पर मैं एक छोटी सी चीज़ जो बता सकता हूँ जिसके पीछे भी आइड आ जाता है। देखो इंसुलिन तो हाइपोग्लाइसीमिया करता है, उसको तो आपको अगर ये लगा रहे हो तो इससे बड़ी बेवकूफ़ी कोई नहीं है, ठीक है। और कन्फ्यूज़न इनमें है ना, तो जिसमें भी आइड आ रहा है डेट मीन्स वो हाइपोग्लाइसीमिया करेगा, ऐसे ध्यान रख लो। तो यहाँ पर सीताग्लिप्टिन हाइपोग्लाइसीमिया नहीं करता। विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया में मतलब इनमें से किस में हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिलेगा? तो हाइपोमैग्नीशियम, मैग्नीशियम का मैं तो कैल्शियम का मैं तो इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। ये दोनों साथ साथ में चलते हैं, मैग्नीशियम कैल्शियम। इसका पूरा एक बहुत लंबा एक वो है, बेसिक है इस पर पूरा, ठीक है। क्रॉनिक एल्कोहलिज्म वाले पेशेंट में हाइपोकैल्सीमिया होता ही है। सूडो हाइपोपैराथायराइडिज्म में भी होगा, ठीक है। सूडो हाइपोपैराथायराइडिज्म में क्या होता है?
जो टारगेट ऑर्गन है या एंड ऑर्गन है उसमें रेजिस्टेंस हो जाती है पैराथायरॉयड हार्मोन की, और वो नहीं होगा तो वो वर्क नहीं करेगा अपना, तो कैल्शियम तो कम होगा ना। अब पेजेंट डिजीज़ में ध्यान रखना कि जो कैल्शियम है ना वो नॉर्मल होता है, ये भी बदनाम कर रहा है इसको बेचारे को। इसमें तो एल्कलाइन फॉस्फेटेज होता है ना सीरम में, वो हाई होता है। ओके, तो 1 2 3 विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूजफुल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हिर्सुटिज्म। देखो एम्लोराइड तो ENAC चैनल ब्लॉकर है, उसको कोई काम है नहीं। उसके बाद बचे 2 3 4, ठीक है। ईस्ट्रोजन बिल्कुल, फिनास्टेट तो है ही ब्लॉकर, और स्पाइनोलैक्टोन इनडायरेक्ट एक तरीके से ये भी ब्लॉकर है ही। तो 2 3 एंड 4 आंसर हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। ग्लार्जिन, देखो ग्लार्जिन और डेग्लूडेक। डेग्लूडेक को बोलते हैं पीकलेस इंसुलिन। लास्ट 2023 के पेपर में डेग्लूडेक पे क्वेश्चन था, इस बार और 2020 में ग्लार्जिन पे क्वेश्चन आया। ओके, ग्लार्जिन। 15-year गर्ल प्रेजेंट टू हॉस्पिटल विद एब्डोमिनल पेन, वॉमिटिंग, कोल्ड एक्सट्रीमिटीज, टैकीकार्डिया, हाइपोटेंशन है। लैब इन्वेस्टिगेशन में ब्लड ग्लूकोज बढ़ा हुआ है, कीटोन बॉडीज है, पीएच एसिडिक है, सीरम क्रिएटिनिन 1.4 है। उसको IV फ्लूइड दिया 4 घंटे तक, अब वो अपने लिम्स को नहीं उठा पा रही है, ठीक है। आपने इंसुलिन दिया, ये सब IV फ्लूइड दिया, इंसुलिन दिया, तो इस वजह से इसमें देखो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का ये केस है। अपन ने एक चीज़ पढ़ी है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में नॉर्मल सलाइन तो देते हैं, और जब भी शुरू कर रहे हो आप इंसुलिन, उससे पहले आपको पोटेशियम लेवल ज़रूर से ज़रूर चेक करना चाहिए, क्योंकि बंदा अगर हाइपोकैलेमिया में चला गया तो ऐसा क्वेश्चन बन के आपके सामने आ जाएगा, है ना। तो इसमें आप पोटेशियम दे दो, पोटेशियम कम होगा तो पोटेशियम रिप्लेसमेंट कर दो। कंपोजिशन ऑफ द ORS एज पर WHO। देखो WHO के अकॉर्डिंग ना ORS का कंपोजिशन थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि देखो एक तो WHO का था ओल्ड कंपोजिशन, ठीक है, और अभी जो अपन देख रहे हैं ना वो न्यू कंपोजिशन है। एक रेजोमोल है वो डिफरेंट है, तो अब ये क्वेश्चन ओल्ड के हिसाब से पूछ लिया है इन्होंने ना। तो देखो ओल्ड और न्यू दोनों कर देता हूँ। सोडियम, ग्लूकोज, क्लोराइड, पोटेशियम, सिट्रेट, ठीक है। तो सोडियम कितना था ओल्ड में 90, न्यू में 75 है। न्यू में ग्लूकोज 75 ही है, यहाँ पे ग्लूकोज 110 होता है। उसके बाद क्लोराइड जो है इसमें 80 है, यहाँ पे 65 है। पोटेशियम बिल्कुल सेम रखा है इन्होंने 20, और जो सिट्रेट है वो भी सेम रखा है 10, इसलिए मैंने इनको सेम वालों को अलग नीचे लिख दिया, जो डिफरेंस वाले हैं वो मैंने ऊपर अलग से लिख दिया। तो यहाँ पे देखो सोडियम 90, क्लोराइड 80, और ये पोटेशियम 20 है ही। सोडियम 90, क्लोराइड 80, पोटेशियम 20। अब देखो एनर्जी कैलोरीज की बात हो जाती है, ठीक है। तो अब इसको आप देख लो कि भाई इसमें जो याद रखना पड़ेगा, ये भी 51 किलो कैलोरीज होती है, इसमें ये आंसर करेक्ट हो जाएगा ये। बाकी इसमें आपको वो तो ध्यान होगा ही, इसमें जो इसका ऑस्मोलैरिटी टोटल होती है, जो न्यू वाली की कितनी 245 है, ओल्ड की बता रहा हूँ, जो कि 311 होती है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट रिगार्डिंग ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस। ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस में AFB आप कर रहे हो तो वो इनफ्रीक्वेंटली मिलेगा। AFB आप कर रहे हो CSF पे तो वो इनफ्रीक्वेंटली मिलेगा बिल्कुल। CSF कल्चर गोल्ड स्टैंडर्ड होता है। एक्सपर्ट ऐसे जो है वो प्रीफर्ड इनिशियल डायग्नोस्टिक ऑप्शन है, बिल्कुल सही बात है। 1 2 3 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सबक्यूटेनियस प्रिपरेशन यूजफुल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। डेनोसुमाब इज सबक्यूटेनियस, एल-इंडोलेंट इज ओरल, जोलेंडोइक एसिड IV देते हैं, रेडोक्सिबेन ओरल देते हैं। ये 6 महीने में इंजेक्शन लगता है, ये 1 साल में लगता है इंजेक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिगार्ड टू ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस में इट डज नॉट कॉज सिम्टम्स अंटिल अ फ्रैक्चर अकर। ओके, सही बात है। वर्टिब्रा फ्रैक्चर अगर होता है तो लॉस ऑफ हाइट के साथ और एब्सेंस ऑफ पेन के साथ अपने आप को शो करेगा। ट्रू। स्मोकिंग प्रोटेक्टिव कब से होने लगा, स्मोकिंग से अल्सरेटिव कोलाइटिस से प्रोटेक्टिव, बाकी इमोशनल जो अपन ने पढ़े हैं उस समय वो हार्मफुल ही होता है। और समटाइम्स प्रेजेंट इंसिडेंट इन रेडियोलॉजिक ऑस्टियोपेनिया। ट्रू। 1 2 4 विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिगार्ड टू एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोलाइसिस। जो HLA-B27 पॉजिटिव वाला केस है उसकी बात कर रहे हैं। बेम्बू स्पाइन देखने को मिलता है। अर्ली मॉर्निंग बैक पेन इज रेयर, नो इट इज़ वेरी कॉमन। यूवीआइटिस मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रा आर्टिकल फीचर है, इट इज़ मोर कॉमन इन मिलेनियल्स। ओके, 1 2 1 3 4
कार्पल टनल सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर। कार्पल टनल सिंड्रोम पहले जिसको याद करो होता कहाँ है, बिल्कुल यहाँ पे अपने हैंड की जो टनल आ रही है कार्पल टनल यहाँ पर होता है। नर्व इसमें जो कंप्रेस होती है वो कौन सी नर्व होती है, वो होती है मीडियन नर्व कंप्रेस होती है। मीडियन नर्व सेंसेशन का काम करती है यहाँ पे और उसके बाद मसल को सप्लाई करती है जो यहाँ पे पाम की है। सेंसेशन में इसमें अगर लॉस होगा तो क्या होगा, पेन और टिंगलिंग सेंसेशन होगा। नाइट टाइम में सबसे ज़्यादा वीकनेस होगा थंब एबडक्शन में सॉरी, और लॉस ऑफ सेंसेशन ओवर लेटरल हाफ ऑफ द पाम। एट्रोफी ऑफ द थीनार मसल होती है, हाइपोथीनार नहीं होती है। ओके, एट्रोफी होती है थीनार मसल। तो 1 2 3। विच आर द फॉलोइंग कैन बी यूज टू मॉनिटर डिजीज एक्टिविटी इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस। देखो पहली चीज़ है जो पेन विजुअल एनालॉग स्केल को काम में लेते हैं, डास 28 स्कोर काम में लेते हैं, ESR जो या फिर CRP जिसे बोलते हैं वो काम में लेते हैं। और एक चीज़ और थी इसमें कि अगर अपने पास पेशेंट जो आया है, ओके, तो उसमें जितनी भी इन्वॉल्वमेंट है जॉइंट्स का वो काउंट करो, वो बढ़ रहे हैं तो वो सीवियरिटी बढ़ती कहते हैं अपन। तो 1 3 4। विच ऑफ द फॉलोइंग HIV एसोसिएटेड इन्फेक्शन इज लीस्ट लाइकली विद CD4 काउंट मोर देन 100। अगर 100 के ऊपर है तो मतलब 100 से कम में कौन सा होगा, बेसिकली ऐसा पूछ रहा है ना। तो देखो HIV में अगर सेरेब्रल टॉक्सोप्लाज्मोसिस होता है 100 से कम में, तो आंसर तो इसमें A हो गया। ट्यूबरक्लोसिस देख लो, ट्यूबरक्लोसिस 500 से कम में होता है, हर्पीस ज़ोस्टर 200 से कम में होता है, और न्यूमोसिस जिरोवेसी भी 200 से कम में होता है। तो हर्पीस और न्यूमोसिस जिरोवेसी न्यूमोनिया 200 से कम में होता है, TB 500 से कम में होता है, सेरेब्रल टॉक्सोप्लाज्मोसिस होता है जब 100 से कम होती है CD4 काउंट सेल्स। टेस्ट फॉर ग्राफ एनेस्थीसिया एंड स्टीरोग्नोसिस आर यूज्ड क्लिनिकली टू असिस। देखो होते क्या है पहले तो देख लो। ग्राफ एनेस्थीसिया क्या है कि स्किन पे आपने कोई भी मार्किंग बनाई तो उसको पहचानना, और स्टीरोग्नोसिस क्या है, कोई भी चीज़ को हाथ लगाकर पहचान लेना कि भाई ये पेन है, पेन से आग बंद करके हाथ लगा के पहचान लेना। तो ये कौन से टेस्ट, मतलब ये दोनों टेस्ट क्या पाथवे को असिस्ट करने के लिए करते हैं, वो है कॉर्टिकल सेंसेशन। अब देखो लास्ट विक्टिम है, अनकॉन्शियस है, BP लो BP है, पल्स इज 110, थ्रेडी माइनट पल्स है, SpO2 डिक्रीज है, शैलो रैपिड ब्रीदिंग कर रहा है, JVP रेज्ड है, और हार्ट साउंड्स एब्सेंट है यानी मफल्ड है ऑस्कलेशन में, तो बैकस्टैंड हो गया, कार्डिक टेम्पोनेट हो गया। पर एक मिनट, ऑप्शन में तो कार्डिक टेम्पोनेट है ही नहीं, तो इसमें अपन को पूछ रहा है कि क्या करेंगे अपन कार्डिक टेम्पोनेट के ट्रीटमेंट के लिए, तो अर्जेंट पेरिकार्डियोसेंटेसिस करते हैं, ऑप्शन C। अगर अपने पास अपन फील्ड सेटिंग में है तो निडल पेरिकार्डियोसेंटेसिस कर सकते हो आप, और हॉस्पिटल में हो तो आप डायरेक्ट है ना आप OT में ले जाके कर सकते हो। 21-year-old फीमेल वॉज बॉट टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट विद हिस्ट्री ऑफ अननोन सब्सटेंस इंजेक्शन। उसको वॉमिटिंग, प्रोफ्यूज डायरिया है, ब्रोंकोरिया है, एक्सिस स्वेटिंग है। अब देखो मियोसिस और मस्कुलर फेस्कुलेशन है ना, यानी उसको ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग है। अब अगर उसको सब कुछ डी होता है, डायलेटेड डिलीरियम, डायरिया, डिमेंशिया, ये सब चीज़ होती तो मटर डिलीरियम ये सब चीज़ होती तो उसको दतुरा पॉइजनिंग में बोलते हैं इस केस को ना। पर यहाँ पर ये केस है ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग का। यंग फीमेल और 22 ईयर ओल्ड जो मेडिकल इमरजेंसी में आती है, उसको नॉइज़ा वॉमिटिंग, एब्डोमेनल पेन है, डायरिया है, कन्वल्जन्स है, अलॉन्ग विद मैथमेरोग्लोबिनिया। तो इस चीज़ को अच्छे से ध्यान में रखना, याद करना है अपन को कि मैथ हीमोग्लोबिनिया के साथ में कन्वल्जन आ रहे हैं, डायरिया आ रहा है, एब्डोमेनल पेन, ये सब चीज़ आ रही है, तो ये कॉपर सल्फेट पॉइजनिंग का केस है। देखो लेड पॉइजनिंग में तो है ना एब्डोमिनल कॉलिक और ये सब चीज़ें होती थी, ठीक है, ये बिल्कुल डिफरेंट हिस्ट्री है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट ऑफ द सोफा स्कोर। अब जैसे ही अपन सोफ़ा देखते हैं अपने को तो आदत है क्यू सोफ़ा के बारे में बात करने की। क्यू सोफ़ा क्या था, सिस्टोलिक BP लेस देन 90-100 हो गया, और उसका रेस्पिरेटेड मोर देन 22 हो गया, और अल्टरमेंटल स्टेटस वो तो होता क्विक वाला हो गया। अब ये जो मेन सोफ़ा स्कोर था, ठीक है, सब इसको भुला चुके हैं, तो आज इसको अपन बैठ के याद करते हैं। सोफ़ा स्कोर ऊपर से नीचे तक याद करेंगे एक एक करके, ऑर्गन बाय ऑर्गन। सबसे ऊपर क्या है, ब्रेन है, CNS ब्रेन में अपन GCS कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद CVS, उसके बाद हार्ट होता है CVS। हार्ट में अपन क्या क्या कैलकुलेट करेंगे, इसमें मीन आर्टरियल प्रेशर हो गया, और वैसो प्रेशर का यूज़ कितना हुआ है वो यूज़ देखेंगे। हार्ट के पास में क्या लंग्स है, ठीक है, रेस्पिरेटरी, तो लंग्स में अपन क्या चेक करें, इसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन FiO2 है ना, और पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन होगा, FiO2 का मैकेनिकल वेंटिलेशन देख करेंगे। लंग्स के बाद आ जाओ आप नीचे किडनी में, रीनल में, तो वहाँ पे सीरम क्रिएटिनिन और यूरिन आउटपुट चेक करोगे।
और फिर उसके बाद किडनी के थोड़ा सा पास में क्या है, लीवर है, हिपेटिक। तो हिपेटिक में अपन इसमें जो प्रोटीन्स हैं यानी कि सीरम बिलिरुबिन उसको चेक करेंगे। अब उसके बाद लास्ट आता है हिमेट। हिमेट में अपन क्या चेक कर लेंगे, प्लेटलेट काउंट क्या है। तो अब देखो इस सब चीज़ को देखने के बाद में अपन देखते हैं भाई लीवर हो गया, हिमेट हो गया, ठीक है, किडनी हो गया, ल्यूकोसाइड काउंट तो कुछ होता ही नहीं है इसमें। तो 1, 2 एंड 4, 56 का आंसर हो गया 1, 2 एंड 4 यानी कि बी। अब देखो पुश्चस रेटिनोपैथी मे बी एसोसिएटेड विद, पुश्चर रेटिनोपैथी मे बी एसोसिएटेड विद एक्यूट पैनक्रेटाइटिस। देखो और किस किस के साथ होती है वो याद रखना है आपको। ये एक्यूट पैनक्रेटाइटिस के साथ एसोसिएटेड होती है, फैट एम्बोलिज्म सिंड्रोम के साथ, फैट एम्बोलिज्म सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड होती है, क्रोनिक रीनल फेलियर के साथ एसोसिएटेड होती है, और कनेक्टिव टिश्यू डिजीजेस के साथ एसोसिएटेड होती है। एक्यूट पैनक्रेटाइटिस, फैट एम्बोलिज्म सिंड्रोम, क्रोनिक रीनल फेलियर और कनेक्टिव टिश्यू डिजीज। Which of the following may constitute the characteristic Triadozollner-Ensel syndrome? ठीक है, पेप्टिक अल्सरेशन होता है, गैस्ट्रिक हाइपर सिक्रेशन होता है, हाइपो नहीं होता है, गैस्ट्रिनोमा तो है ही, पैनक्रियाटिक इंडोक्राइन ट्यूमर ये वो खुद है ही। 1, 3 एंड 4। In a healthy young adult, what proportion of the sleep time is comprised rapid eye movement, REM और नॉन REM? इन दोनों का कितना कितना टाइम होता है। देखो 70 से 70 भी ज़्यादा हो गया, मतलब कम हो गया, मतलब 75 से 80% तो नॉन रेम स्लीप आप डीप स्लीप लेते हो, और 20 से 25% आप रैम स्लीप लेते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स कैन कॉज आइडियोपैथिक इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन? इडियोपैथिक इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन कौन कौन सी दवाई इसमें कर रही है? तो पहले तो अपन सारी देख लेते हैं। एंटीबायोटिक करती है, इसमें एंटीबायोटिक टेट्रासाइक्लिन होगी। विटामिन ए के डेरिवेटिव और विटामिन ए खुद यानी रेटिनॉइड विटामिन ए करते हैं। जो सल्फा ग्रुप ड्रग्स होती हैं, ठीक है, वो करती है, ठीक है, नहीं सल्फा ग्रुप ड्रग नहीं करती है, ठीक है। यहाँ पर अपने हार्मोन हो गए, ठीक है, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन, स्टेरॉइड विड्रॉल वाले केसेस मिल जाएंगे। थायरॉइड रिप्लेसमेंट चल रहा है किसी में तो उसमें मिल जाएगा। नैरेडिक्सिक एसिड ले रहा है, लिथियम ले रहा है, रॉफिको की, ठीक है, रॉफी कोई, ठीक है, ये हो गया, सिमटेडिन हो गया, ठीक है। तो इन सब केसेस में हमने को देखने को मिला। तो 1, 2, 3 इसमें आंसर हो गया। आइडियोपैथिक इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन हो गया, एंटीबायोटिक टेट्रासाइक्लिन, विटामिन ए रेटिनॉइड्स हो गया, हार्मोन हो गया जैसे ग्रोथ हार्मोन, स्टेरॉइड विड्रॉल, थायरोक्सिन हार्मोन हो गया, लिथियम, नैरेडिक्सिक एसिड, ठीक है, रॉफिकोइड, सिमटेडिन। एज पर द गेल एंड कूम्स क्लासिफिकेशन फार्मर्स लंग किस टाइप के हाइपर सेंसिटिव? फार्मर्स लंग क्या है? हाइपर सेंसिटिव न्यूमोनाइटिस। ओके, तो टाइप 3। हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस इन नेफ्रॉन अकर एट हार्मोनल यानी एडीएच के अंडर में कहाँ पे काम होता है? एडीएच कहाँ काम करता है? कलेक्टिंग डक्ट में काम करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर सजेस्ट प्री रीनल एसिटोमिया? देखो प्री रीनल एसिटोमिया इसमें मतलब एक प्री रीनल इंजरी की बात कर रहे हैं बेसिकली, वो कौन से पार्ट में देखने को मिलेगी? तो ये रीनल ट्यूबुलर एपिथेलियल का पोस्ट का है, ये भी पोस्ट का है, हाइलिन कास्ट इन यूरिन, ये प्री रीनल एसिटोमिया है। फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन ऑफ द फेना, जो फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन ऑफ द सोडियम जिसे फेना बोलते हैं अपन, यार ये मोर देन 1 लिखा है, अगर ये लेस देन 1 होता ना तो ये प्री रीनल हो सकता था। ओके, तो आंसर हो गया सी। मोस्ट कॉमन CKD डायबिटिक नेफ्रोपैथी विदाउट थिंकिंग। देखो हाइपरटेंशन ज़्यादा केसेस में मिलता है पर वो करता नहीं है। डायबिटीज जितने में मिलेंगे उनमें से ज़्यादातर में करेगा, ठीक है। CKD ऐसे ध्यान रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉन्ट्रास्ट इंड्यूस्ड नेफ्रोपैथी टॉक्सिसिटी इज करेक्ट? डायबिटिक मेलाइटस रिस्क फैक्टर है, N-acetylcysteine can fully reverse the renal injury? No, not fully. Okay, and hydration is necessary and omit metformin if nephrotoxic trigger with lactic acidosis वाला issue. Okay, तो 1, 3 and 4. Which component of autoregulation of glomerular filtration acts on the efferent arteriole? efferent ये glomerular आ गया और ये efferent आ गया, तो efferent में कौन काम करता है? तो angiotensin 2 वही तो काम करेगा एफरेंट में। ओके, ये तो अपने एफरेंट में करते हैं, ठीक है। ये तो रिफ्लेक्स है, ये मसल का जो मीजेंजिन वहाँ पे बेसमेंट सेंस होती है उनको करता था ना। फिर
विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिक्वेंसेज ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे लाइपोप्रोटीन सिंथेसिस बढ़ जाएगा, एसिलेटेड एथेरोस्क्लेरोसिस का केस हो जाएगा, लो सीरम ग्लोबिन डेवलप क्योंकि सारा तो प्रोटीन बह जा रहा है, और इंक्रीज सीरम एल्डोस्टेरोन होगा क्योंकि प्रोटीन बह रहा है, प्रोटीन कम होगा, असाइटिस होगा, रास एक्टिवेट होगा, एल्डोस्टेरोन बढ़ेगा, ओके। और इंक्रीज सीरम एंटीथ्रोम्बिन 3, नो, इट इज डिक्रीज सीरम एंटीथ्रोम्बिन 3, ओके। 1, 2 एंड 3। सिकल सेल सिंड्रोम में बीटा ग्लोबुलिन चेन में म्यूटेशन होता है, किसका होता है? पहली चीज़ तो 6 पोजीशन पर होता है, और ग्लूटामिन गोज वेल इन वेलकम, ठीक है, इसमें है ही है, ठीक है, तो ये हो गया ए ऑप्शन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग अ हाई रेटिकुलोसाइट प्रोडक्शन इंडेक्स इन सिन। रेटिकुलोसाइट प्रोडक्शन कब बढ़ेगा? जब ज़्यादा डिमांड होगी। ज़्यादा डिमांड कब होगी? या तो सच में डिमांड हो, या फिर मर ज़्यादा रहे हो सैनिक, तभी तो नए सैनिकों की ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी। तो जैसे सिकल सेल एनीमिया हो गया, ये भी हीमोलाइसिस वाला हो गया, ये तो है ही। 1, 3 एंड 4, यहाँ पे कोई हीमोलाइसिस का कोई चीज़ ही नहीं है विटामिन B12 में ना। 1, 3 एंड 4। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग कैन बी यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ रिलैप्स्ड मायलोमा। ठीक है, रिलैप्स्ड मायलोमा में आप क्या ट्रीटमेंट दोगे, है ना। इसमें इसकी ट्रिक है एक बोल्ड, ठीक है, बोर्टेसोमिब, लेनालिडोमाइड, डेक्सामेथासोन, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड इन द इनिशियल मैनेजमेंट ऑफ हेपेरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। हेपेरिन की वजह से अगर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो गया है तो आप इनिशियली क्या क्या काम में लोगे चीज़ें? फोंडापेरिनॉक्स ले लोगे, डिओरोक्सामिन ले लोगे, लेपिरुडिन का भी कुछ कह नहीं सकते, पर वारफिन तो बिल्कुल नहीं दे सकते, ठीक है। तो ये 1, 2 एंड 3 आंसर हो जाएगा इसमें। देखो, हेपेरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है तो उसमें एक तो वही हेपेरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है, उसमें ट्रीटमेंट में अपन क्या क्या देते हैं? पहली चीज़ है डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर, जैसे कि एरिगेटोबेन, लेपिरुडिन, ये हो गया। एंटी थ्रोम्बिन डिपेंडेंट फैक्टर 10 इनहिबिटर जो फोंडापेरिनॉक्स हो गया। ओरल एंटीकोगुलेंट जैसे कि डेबिगेट्रोन हो गया, और रिवरोक्साबेन हो गया। और वॉर्फिन तो या तो रिवर्स करने की कोशिश करो, या दो ना तो बिल्कुल भी नहीं है, नहीं तो रिवर्स ही करने की कोशिश करो आप, है ना। फिर रेड सेल प्रोटोपोरफायरिन लेवल विल बी रेज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। रेड सेल प्रोटोपोरफायरिन लेवल बढ़े हुए कब कब होंगे? अगर आयरन डेफिशिएंसी, एब्सोल्यूट और रिलेटिव रेड प्रोटीन 1, 2, 3 तीनों केस में बढ़े हुए होंगे। नेगेटिव आयरन बैलेंस इन द फर्स्ट स्टेज इन द प्रोग्रेशन ऑफ IDA, विच ऑफ द फॉलोइंग लैब इन्वेस्टिगेशन विल फाउंड डियरेस्ट। फर्स्ट स्टेज में आयरन डेफिशिएंसी नहीं हुआ, नाइट्रोजन बैलेंस, नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस है, आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी। देखो, इसकी बहुत बड़ी सारी टेबल है, ठीक है, बट मैं आपको याद करने के हिसाब से अगर मैं बताऊँ, ठीक है, तो साहब आप सिर्फ इतना ध्यान रखो कि बोन मेरो स्टोर सबसे पहले कम होना चालू हो जाता है, सीरम फेरेटिन कम होना चालू हो जाता है, टोटल बाइंडिंग कैपेसिटी बढ़ना शुरू हो जाती है, ठीक है। पर ट्रांसफरिन का सैचुरेशन ना वो धीरे धीरे, है ना, डिफरेंस में आता है। तो 1, 3 एंड 4 वो नेक्स्ट स्टेज में आएगा, मतलब इसमें नहीं आएगा, ओके। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कैरी अ डेफिनेटिव रिस्क ऑफ कॉजिंग क्लिनिकल हीमोलाइसिस इन G6PD डेफिशिएंसी पेशेंट। प्रीमोक्विन, एब्सोल्युटली, ओके, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। उसके बाद आपको और कौन सी ध्यान है? देखो, कॉन्ट्रीमोजोल ध्यान है, नाइट्रोफिलिप्टिन ध्यान है, एक नई डेप्सोन याद कर लो, 1, 2, 3, 4, जो 74 में आंसर हो जाएगा डी। सारी की सारी दवाइयाँ ये, ठीक है, करती हैं। अब और कौन कौन सी करती है मैं आपको वो भी बता दूँ, बिल्कुल बता देते हैं ना। हीमोलाइसिस इन G6PD कौन कौन सी करी है? प्रेम से प्रेमाकुन ने करी दिया। उसके बाद सल्फर ड्रग्स करती है, नाइट्रोफुरेंटन निलिक्सिक एसिड करता है, रासब्यूरिकेज करता है, फ्यूरिजोलोडिन करता है, और फाइबाबीन्स करता है। देखो, ट्रिक है इसकी, क्वीन सेड नो, रास्पबेरी फ्रूट्स, तो क्वीन से प्रीमाक्विन हो गया, ऐसे सल्फर ड्रग हो गया, नाइट्रोफुरेंटन निलिक्सिक एसिड हो गया, रास्पबेरी से रासब्यूरिकेज हो गया, और जो फ्रूट है उसके ऐसे हो गया फामाबिन एंड फ्यूरोजोलिडोन, ओके। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रिस्क फैक्टर टाइप 2 डायबिटीज। हमारी फैमिली हिस्ट्री है, ओवरवेट होता है, अंडरवेट होता है, फिजिकल इनएक्टिविटी होती है, 1, 3 एंड 4। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिगार्ड्स टू GDM आर करेक्ट। GDM के लिए क्या करेक्ट है? मोस्ट वुमेन रिवर्ट टू नॉर्मल ग्लूकोज टॉलरेंस पोस्टमार्टम, ट्रू।
चिल्ड्रन ब्रॉट टू GDM मदर हैव नो इंक्रीज रिस्क फॉर डायबिटीज मेलाइटस एटसेट्रा, नो उनकी बस होती है। ग्लूकोज इंटॉलरेंट डेवलप ड्यूरिंग सेकेंड ट्राइमेस्टर, टू इंसुलिन रेजिस्टेंस इज रिलेटेड टू मेटाबॉलिक चेंजेस इन प्रेगनेंसी, टू ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन ही तो कराता है ना। सेकंड गलत है, 134 सही हो गया। थायराइड फंक्शन टेस्ट रिपोर्ट दे रखी है आपको, TSH अनडिटेक्टेबल है, T3T4 रेज्ड है। अब अगर TSH बिल्कुल अनडिटेक्टेबल है, बहुत लो है, डेट में से हाइपोथायराइडिज्म केस है, बहुत सीवियर और ये हो गया प्राइमरी थायराइडोक्सिकोसिस, सिंपल है। अगर TSH को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बड़ा हुआ होता है, नॉर्मल होता है, तो एडिनोमा के बारे में सोचते हैं अपन। विच ऑफ द फॉलोइंग बायोकेमिकल एब्नॉर्मलिटी सीन इन सीवियर हाइपरट्राइग्लिसरीडेमिया में क्या देखने को मिलेगा आपको, वो मिलेगा सूडो हाइपोनेट्रीमिया, याद कर लो। दूसरा सूडो हाइपोनेट्रीमिया याद कर सकते हो आप डायरेक्टली, किस किस में देखने को मिलता है, तो वो सीवियर हाइपर ट्राइग्लिसरीडेमिया या सीवियर हाइपरलिपिडेमिया तो मिलता है, प्लस हाइपर प्रोटीनीमिया, जैसे मल्टीपल माइलोमाइक कंडीशन है, हाइपर प्रोटीनीमिया, उनमें भी आपको हाइपर ट्राइग्लिसरीमिया या उनमें आपको सूडो हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिल सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट ट्रीटमेंट विद विटामिन डी सप्लीमेंटेशन के लिए क्या ट्रू है, सीरम कैल्शियम लेवल इंप्रूव अर्लियर देन सीरम PTH लेवल, पेशेंट शुड बी क्लोजली ऑब्जर्व विद सीरम विटामिन डी लेवल इन ब्लड एज विटामिन डी टॉक्सिसिटी फ्रीक्वेंटली होती है। ओके, विटामिन डी नहीं फ्रीक्वेंटली नहीं होती है। विटामिन डी सप्लीमेंट शुड ऑलवेज बी इन कंजुगेशन विद कैल्शियम एंड नेफ्रोलिसिस इज नॉन कॉम्प्लिकेशन। ओके, तो 18 में आंसर हो जाएगा अपने C, 1, 3 एंड 4 करेक्ट है। ओके, तो हम देखते हैं द फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन फॉर डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन ऑफ पेशेंट विद हाइपर कैल्सीमिया। हाइपर कैल्सीमिया फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन, और कुछ सोच नहीं सकते, सीरम पैराथायरॉइड लेवल। ओके, कंसीडर द फॉलोइंग कंडीशन जहाँ पे HIV पॉजिटिव पेशेंट में लिम्फेडेनोपैथी देखने को मिलेगी, तो कापसी सार्कोमा कैंसर है उसमें मिलेगी, लिम्फोमा में मिलेगी, TB में मिलेगी। पर्सन में जनरल लिम्फेडेनोपैथी नाम में ही है। ओके, तो 1, 2, 3, 4। अ पेशेंट रिसीविंग कीमोथेरेपी, उसको हो गया न्यूट्रोपीनिया, ही प्रेजेंट विद फीवर, कफ, एक्सपेक्टेशन, चेस्ट पेन, हेमोप्टिसिस। देखो न्यूट्रोपीनिया हो गया, उसको पूरे निमोनिया वाले फीचर आ गए, हेलो साइन है, क्रिसेंट साइन है, तो क्या हुआ था, वो कीमोथेरेपी पेशेंट है ना, अगर कोई भी कीमोथेरेपी पेशेंट है उसमें न्यूट्रोपीनिया आ गया है, ये सब चीज़ें मिल रही है, हेलो साइन है, हेलो साइन एस्परजिलोसिस में मिलता है यार, ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। और उसमें ट्रीटमेंट क्या है, वॉरिकेनाजोल, और एक अपन प्राइमरी प्रोफाइलैक्सिस के लिए पोस्टकोनाजोल दे सकते हैं। ओके, पेशेंट अंडरगोइंग स्प्लेनेक्टोमी आफ्टर एन एक्सीडेंट, ही विल रिक्वायर ओरल प्रोफाइलैक्सिस अगेन विच ऑफ द फॉलोइंग। स्प्लेनेक्टोमी वाले पेशेंट में ओरल प्रोफाइलैक्सिस स्टेफ निमोनिया सबसे मेजरली चाहिए होगा। 30-year-old male recently diagnosed with HIV presented with ऑर्डिनोफेजिया, ही वॉज स्टार्टेड ऑन PPI एंड अपर जी एंडोस्कोपी करी उसकी, तो मिला अपन को सर्पेंजिनस अल्सर है, तो साइटोमेगलोवायरस एसोफेजाइटिस है। अगर मैं इस लाइन को काट के ऐसे लिख दूँ कि उसमें पंच आउट अल्सर है तो हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस हो जाएगा, है, और वाइट है तो कैंडिडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पोस्ट गोनोकोकल यूरोथाइटिस इज ट्रू। तो पोस्ट गोनोकोकल यूरोथाइटिस पहली चीज़ तो क्या होती है, ये आफ्टर गोनेडिया ट्रीटमेंट होता है, मोस्ट उनको क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस है, ट्रीटमेंट एजिथ्रोमाइसिन हो गया। पर जो पोस्ट गोनोकोकल यूरोथाइटिस है, इसमें जो नॉन गोनोकोकल यूरोथाइटिस होता है वो मैन में मिलता है, ठीक है, और उसका ट्रीटमेंट अर्लियर अपन करते हैं सिंगल डोज पेनिसिलिन। अब देखो, निजेरिया गोनेरिया इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट कॉज ऑफ 9 क्लेमाइडिया होता है। PGU रेफर टू नॉन गोनोकोकल यूरोथाइटिस इन मैन ट्रीटेड अर्लियर विद सिंगल डोज पेनिसिलिन, वेरी ट्रू। कॉम्बिनेशन थेरेपी एजिथ्रोमाइसिन लीड टू रेजिस्टेंस, नहीं, एजिथ्रो ही तो देते हैं। और PGU यूजुअली अकर विद इन 1 वीक आफ्टर ट्रीटमेंट ऑफ नॉन गोनोकोकल यूरोथाइटिस, 1 वीक के बाद नहीं होता है ये, कंप्लीट रिजोल्यूशन और ये सब चीज़ के बाद एक कम से कम 1 मंथ के आसपास का टाइम लगता है, इसमें भी हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट इज कंसिडर्ड एज गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर ब्रूसेलोसिस इन एडल्ट्स। अब देखो, इसमें दो चीज़ें होती हैं ब्रूसेलोसिस के एडल्ट ट्रीटमेंट में, एक तो WHO का आंसर होगा और एक हैरिसन का आंसर होगा। ओके, तो एज पर WHO, ठीक है, ब्रूसेलोसिस में एज पर WHO रिफाम्पिसिन और डॉक्सीसाइक्लिन देते हैं, ठीक है। अब जबकि यहाँ पे वो ऑप्शन है ही नहीं, तो उनको हैरिसन वाला आंसर लगाना रहेगा इसमें, जो कि स्ट्रेप्टोमाइसिन और डॉक्सीसाइक्लिन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट रिस्क ऑफ HIV ट्रांसमिशन आफ्टर सिंगल एक्सपोजर, ब्लड ट्रांसफ्यूजन यार, उससे हाईएस्ट कौन सा होगा, कॉमन
सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू विटामिन सी इज करेक्ट? विटामिन सी हीट अनस्टेबल होता है, नॉर्मल प्लेटलेट आर पुअर, नहीं खूब भर भर के विटामिन सी होता है उनमें, पेरीफोलिकुलर हाइपरकेरेटोसिस इज अ क्लिनिकल साइन ऑफ डिस्कवरी, वेरी ट्रू, इन्फेंट फैट एक्सक्लूसिवली और बॉइल्ड मिल्क आर विटामिन सी डेफिशिएंट, ट्रू, और विटामिन सी के साथ में हो तो विटामिन बी डेफिशिएंट भी होते हैं, तो 3 and 4 करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन हो गया? डी हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ विटामिन डी? विटामिन डी में स्किन एक्सपोजर टू सनलाइट इज द मेन सोर्स, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कोज डिस्टल मसल वीकनेस, नहीं, विटामिन डी सिंथेसिस यूजुअली समर्स में होता है और विंटर में कम होता है, सिंथेसिस डिक्रीज होता है विंटर में, सही है। बॉडी स्टोर्स एक्यूमुलेट ड्यूरिंग समर इज कंज्यूम्ड ड्यूरिंग विंटर, ओके ट्रू। भाई विंटर में, समर में जितना होता है वो इकट्ठा कर लेते हैं 6-7 महीने 8 महीने, और उसके बाद जो विंटर होती है बिल्कुल धूप नहीं निकल रही तो उसमें वो आराम से कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो 1, 3, 4 सही हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ एक्ने वल्गैरिस? देते हैं ये भी, हिंडामेसिन हो गया, आइसोट्रेटिन, आयोरमेक्टिन क्या करेगी इसमें, वो नहीं देते हैं। 1, 2, 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉज ऑफ स्कारिंग एलोपेशिया? देखो, एंड्रोजेनिक, एलोपेशिया, एलोपेशिया एरिएटा और सिफिलिस, ये नॉन स्कारिंग करते हैं, स्कारिंग तो रेडियोथेरेपी है बस इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मूड स्टेबल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर में? देखो बीटा ब्लॉकर का कोई रोल नहीं है, बाकी ये तीनों मूड स्टेबलाइजर है, ठीक है, बाइपोलर डिसऑर्डर वालों में। एल्डरली अल्कोहलिक मैन वो मेनली ईट डाइट ऑफ मेज, क्रॉनिक डायरिया है, सनबर्न, सन एक्सपोज एरिया में, ठीक है, एक्यूट डिलीरियम है, क्या है इसको, पेलेग्रा, ओके। सीलियक नहीं है, विटामिन डी B12 का नहीं है, पेलेग्रा और एसिड डेफिशिएंसी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिकेशन ऑफ सेल्फ इंजेक्टेबल एड्रेनालिन? भाई एड्रेनालिन आदमी खुद ही लगा रहा है, खुद के मतलब खुद ही लगा रहा है, डेट मीन्स वो बहुत फ्रीक्वेंटली लगाता होगा, और फ्रीक्वेंटली कब, जब उसको बहुत सीवियरली कॉमन कोई एलर्जी हो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू AV फिस्टुला इन डायलिसिस पेशेंट करें? तो इसमें क्या होगा, डिस्टेंशन एंड थिकनिंग ऑफ द वेसल वॉल होती है, फॉर्म्ड अप टू ईयर बिफोर डायलिसिस इज कंटेमिनेटेड, ठीक है। लैगमिन यूजल प्रीफर नहीं करते हैं, सिंथेटिक ग्राफ्ट में भी यूज़ अगर फिस्टुला फॉर्म नहीं हो रहा है तो, और जो मोस्ट कॉमन जो रेडियल और जो सिफिलिक वीन के अंदर अपन बनाते हैं उसका नाम है ब्रेशिया कैविनो फिस्टुला, ओके। 1 to 4 हो गया इसका। तो इन्फेंट बॉर्न एट 30 वीक ऑफ गेस्टेशन, वेट है 1.2 kg, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकमेंडेड इनिशियल फीडिंग सिस्टम? तो भाई बच्चा जस्ट पैदा हुआ, इसमें क्या लेंगे, इसमें ओरोगैस्ट्रिक फीडिंग करेंगे ना, IV फ्लूइड क्यों देना है, ठीक है, ओरोगैस्ट्रिक फीडिंग करो ना, है ना, ओके। फिर नॉर्मल डिलीवर्ड a newborn delivered at 32 week gestation is started on spoon feeding after the birth. On feeding of this with the spoon, the baby demonstrates some spillage and the coughing. What is the next step? अब देखो बच्चा जब चम्मच से और स्पून फीडिंग या कटोरी पैलेटाई फीडिंग अपन करने की कोशिश कर रहे हैं और वो नहीं कर पा रहा, मतलब सकिंग स्वेलिंग और ये सब, सकिंग तो बोल ही नहीं सकते अभी, पर जो स्वेलिंग और ये जो पूरा सिस्टम अभी कोऑर्डिनेशन सेट नहीं हुआ उसका, तो इसलिए अपन उसको अभी ट्यूब लगा देंगे। बच्चा जो है वो मोनोसिलेबल, वो बाईसिलेबल, सिट विदाउट सपोर्ट और टेंजेंशियली डाउनवर्ड कब तक देखता है? ये तो हो गए 9 मंथ के दोनों, टेंजेंशियली डाउनवर्ड देखता है 10 मंथ में, तो आंसर हो गया 10 मंथ, साउंड पे टेंडेंशियली डाउनवर्ड देखता है, ओके। आफ्टर सस्टेनिंग अ हेड इंजरी 18 मंथ ओल्ड चाइल्ड डिस्प्ले आई ओपनिंग ऑन पेन, ठीक है, तो 2 ये हो गया है। मोन ऑन पेनफुल स्टिमुलाई, ठीक है, तो पेनफुल स्टिमुलाई पे मोन कर रहा है तो 2 ये हो गया, और विड्रो टू द पेनफुल स्टिमुलाई इज़ 4, तो टोटल देखो ये बच्चों का GCS स्कोर अलग चलता है, ठीक है, तो इसको आपको अलग से देखना पड़ेगा, बड़ी सारी टेबल होती है, GCS बच्चों का अलग चलता है, पीडियाट्रिक्स का बड़ों का अलग चलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिवर्सिबल कॉजेज ऑफ इलेक्ट्रो मैकेनिकल डिसोसिएशन सीन इन पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी? पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ये ना क्वेश्चन जो है आउट ऑफ कोर्स है, मतलब आउट ऑफ कोर्स नहीं, मतलब ये उन्होंने एग्जामिनर्स ने इसको कैंसिल कर दिया क्वेश्चन को, ठीक है, इसको हटा देते हैं। 3 year old न्यूबॉर्न प्रेजेंट विद जॉन्डिस सिंस बर्थ, एग्जाम देखो बच्चे को बचपन से जॉन्डिस है, एग्जामिनेशन में पहला हेपेटोस्प्लेनोमेगाली है, सिविल हेमेटोमा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर टू द डायग्नोसिस ऑफ द पैथोलॉजी जॉन्डिस? सिंपल पैथोलॉजी जॉन्डिस बर्थ से होता है, जो नॉर्मल फिजियोलॉजी जॉन्डिस है वो 24 to 72 आवर्स में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग
नहीं, विच what is the diagnosis of autism spectrum disorder primarily based upon? autism spectrum disorder only clinical criteria diagnosis होता है उसका। और एड्स कंट्रोल प्रोग्राम में तो मदर को मतलब HIV पॉजिटिव मदर को बेबी हुआ है तो उसमें प्रिवेंशन वगैरह के लिए अपन नेविरापिन देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेस्ट मिल्क? कंसंट्रेशन ऑफ द लैक्टोज इज 5 नहीं 7 होती है। प्रोटीन कंटेंट हायर नहीं होता, कम होता है एनिमल से मदर में, और क्वालिटी अच्छी होती है। ह्यूमन मिल्क डज नॉट कंटेन टोरिन एंड सिस्टीन लाइक एनिमल्स, नहीं होता है ना, बढ़िया होता है बल्कि खूब होता है। उसके बाद ह्यूमन मिल्क कंटेन ओमेगा 2 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड्स होती है, ठीक है, तो डी हो गया इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एज अप्रोप्रिएट लैंग्वेज माइलस्टोन इन नॉर्मली? 2 साल के बच्चे में वोकेलरी 2 से 3 वर्ड ही बोल पाता है वो, है ना। उसके बाद में प्रोनाउंस को यूज़ कर सकता है, रिपीट करता है वर्ड्स को। स्टार्टिंग हिज नेम व्हेन आस्क्ड, ओके, स्टेटिंग हिज नेम व्हेन आस्क्ड। नाम वाम बोल सकता है क्या वो? हाँ, नाम वाम बोल सकता है वो। नहीं, नाम तो 3 साल का बच्चा, नेम, एज, जेंडर, सेक्स, ये सब 3 साल का बच्चा बताता है। इसमें 1 2 3 करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग टूल आर फॉर डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग? डेनवर होता है, एज होता है, ठीक है, पेरेंट वाला होता है। ये 4 नहीं होता, ये स्क्रीनिंग के लिए होता है, एक्चुअली ये डायग्नोस्टिक होता है। बेली स्केल फॉर इन्फेंट एंड टोटल डेवलपमेंट इज डायग्नोस्टिक टेस्ट, नॉट अ स्क्रीनिंग टेस्ट। अकॉर्डिंग टू किंग्स कॉलेज क्राइटेरिया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंडिकेटर फॉर अफ्रीकन लिवर ट्रांसप्लांटेशन? फॉलोइंग एसिडम ऑफ टॉक्सिसिटी में आप लिवर ट्रांसप्लांटेशन कब इंडिकेट करोगे, ठीक है, कौन से केस में करोगे? तो देखो, इनका क्राइटेरिया होता है सबसे पहला तो जो लैक्टेट है, ठीक है, लैक्टेट मोर देन 3.5 हो, या फिर pH लेस देन 7.3 हो, या लैक्टेट मोर देन 3 हो, या फिर ग्रेड 3 या ग्रेड 4 की हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी हो, और INR मोर देन 6.5 हो, या क्रिएटिनिन मोर देन 300 हो। इसका पूरा आपको भाई दो ही चीज़ें मैंने छोड़ी है, ठीक है, एक तो जो नाइट्रोजन बैलेंस वाला था आयरन डेफिशिएंट लीवर का, और एक मैंने ये चीज़ छोड़ी है फुली एक्सप्लेन करनी है क्योंकि ये डीप कॉन्सेप्ट है, ओके, तो इसको आपको वहीं चीज़ देखना पड़ेगा। तो इसमें जो ये ट्रांसमिनेंस लेवल ये गलत है, ये सही है इसके अंदर। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट ID फ्रैक्शनेटेड इनएक्टिवेट पोलियो वैक्सीन? ठीक है, देखो, एक तो लगती है FIPV और एक लगती है इंट्रामस्कुलर जो है ना IPV, दो। तो जो इंट्रामस्कुलर IPV लगती है ना, उसका 0.5 mg का डोज होता है, इसका 0.1 mg का डोज होता है। तो अब देखो, FIPV इज़ 1/10 नहीं होती है, FIPV इज़ 1/5 ऑफ द IM डोज, हाफ 3/4 नहीं, B हो गया 109 का इसका आंसर, B हो गया ना, 1/5 होता है। और एक बात और बता दूँ, जो मसल वाला इंट्रामस्कुलर IPV है ना, वो थाई में लगता है, और जो FIPV है ना, वो अपर आर्म में लगता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोग्राम कॉल्ड होम बेस्ड केयर ऑफ द यंग चाइल्ड? जिसमें 3 महीने विजिट करते थे, 3 मंथ से 15 मंथ तक, ठीक है। इन अ चाइल्ड विद हैगमा, और हैगमा यानी हाई एनर्जी मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गया, पॉइजनिंग है, किस चीज़ की पॉइजनिंग सस्पेक्ट करेंगे? आयरन पॉइजनिंग। देखो, हैगमा किस किस में मिलता है, ठीक है, उसकी ट्रिक है, पहला तो है मेथनॉल, यूरेमिया, डायबिटिक कीटोसिडोसिस, फैनफॉर्मिन, आयरन आइसोनियाजाइड, लैक्टिक एसिड, इथेनॉल, इथिलीन ग्लाइकोल, सैलिसिलेट। मड पाइल्स, मिथेनॉल, यूरेमिया, डायबिटिक कीटोसिडोसिस, फैनफॉर्मिन, आयरन आइसोनियाजाइड, लैक्टिक एसिड, इथेनॉल, इथिलीन ग्लाइकोल और सैलिसिलेट। डेंजर साइन क्या है न्यूबॉर्न बेबी के? रेस्पिरेटेड मोर देन 60, 40 to 50 होती है, 60 से ऊपर होगी डेंजरस साइन हो गया, ठीक है। बाकी ये टेम्परेचर इतना डेंजरस नहीं है, नॉर्मल 36 to 36.4 रहता है, हाँ इतना ही था लगभग। हार्ट रेट 120/160 तक होती है, और फर्स्ट वीक में 10% तो वेट गिरता है। द कोड्स गिवन बिलो रिप्रेजेंट स्पेसिफिक टीथ ऑफ द परमानेंट सेट। मीनार्की के अराउंड गर्ल्स में कौन से सेट्स मिलने हैं? तो देखो, जो फर्स्ट मोलर होता है और इंसाइजर होता है, वो 6 to 8 ईयर एज पे आता है परमानेंट। जो कैनाइन और प्री मोलर होते हैं वो 9 to 12 ईयर एज पे आते हैं परमानेंट। और जो सेकंड मोलर और थर्ड मोलर होता है, वो सेकंड मोलर तो
2 से 2 यहाँ बोलो 12-13 एज पर आता है और ये ज़्यादा एज पर 18 से 25 की एज पे आता है। तो यहाँ पर अपने बात कर रहे हैं अपन मीनार की, यानी 11-12 साल के आसपास की बात कर रहे हैं ना। तो इसमें अपने आंसर कौन सा लग जाएगा, ठीक है, कैनाइन और प्रीमोलर, ठीक है। तो कैनाइन प्रीमोलर कौन सा हो गया, सेकेंड और थर्ड हो गया। यूरिन एल्कलाइजेशन किस चीज़ के लिए ज़रूरी होगा, एसिडिक हो गया है जैसे कि फिनोबारिटोन एसिड है, उसके लिए उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एल्कलाइजेशन कर रहा है ना। 4 ईयर ओल्ड चाइल्ड अपने पास आया है, 1 ग्राम पैरासीटामोल लिया 2 घंटे पहले। तो अभी कम टाइम है ना, 2 घंटे पहले लिया तो आप गैस्ट्रिक लवाज कर सकते हो। उसको टॉक्सिसिटी के फीचर्स ही आने लग गए, 4-5 घंटे हो गए, तो अपन ओरल N-acetylcysteine देंगे। एंटीडोट टू रिवर्स मस्कुलिन इफेक्ट ऑर्गेनोफॉस्फेट एट्रोपिन। 7 ईयर ओल्ड चाइल्ड है, ड्राउजी आया अपने पास, ड्राउजी सीजर्स के साथ में आया है। उसमें कोई दवाई ले रहा था वो 2 दिन से, और अब उसको साइनोसिस हो गया, ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो गया, ऑक्सीजन थेरेपी को भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, और PO2 नॉर्मल आ रहा है एनालिसिस पे। तो भैया ऐसी कौन सी दवाई ले रहा था वो, उसको हो गया क्लोरोक्विन का ओवरडोज, जो कि GI अपसेट, सीजर, ड्राउजीनेस, हीमोलाइसिस, क्यूटी प्रोलंगेशन, ऑक्सीजन सैचुरेशन को कम कर देगी और ऑक्सीजन थेरेपी पे भी रिस्पॉन्स नहीं देता बच्चा। तो यहाँ पर क्या हो गया है, क्लोरोक्विन का टॉक्सिकेशन। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बचपन से होता है, इम्पेयर्ड वर्बल गेस्चर की दिक्कत होती है, और स्टीरियोटाइपिक एंड रिपीटेटिव बिहेवियर होता है। टेंडेंशियल तो सिजोफ्रेनिया का फीचर है। तो 1, 2, 3। विच वैक्सीन आर स्टोर्ड इन द टॉप रैक ऑफ द मेन रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट एट टेम्परेचर 4 to 10 पे, ठीक है। तो इसकी अपने मुखमोही सर ने ट्रिक बता रखी है, ठीक है। डोंट हिट पीपल इन दिस रूम बिकॉज जैपनीज मैनर आउटशाइंस, ठीक है। तो इसमें इस ट्रिक के हिसाब से अपन को याद करना पड़ेगा, अच्छे से देखना पड़ेगा। तो मीजल्स MMR जो है पूरा MMR वैक्सीन है ना, उसको अपन को इतने थोड़े से हाई टेम्परेचर पर रख सकते हैं। और मतलब देखो सबसे कम टेम्परेचर नीचे होता है, तो अपन को नीचे से मिल रही है ना जो देखनी है अपन को। तो BCG हो गया, MMR मीजल्स हो गया, तो ये हो गया। यहाँ देखो बाकी में, ठीक है। DPT ठंडे वाली है, ये ठंडे वाली है, ठंडे वाली है, ये सब गर्म वाली चाहिए ना अपन को, तो ये लास्ट ऑप्शन ही बचा इसमें। और 4Ds इज़ अ की एलिमेंटल ऑफ विच नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, वो है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, जिसमें ना जो मोबाइल आयुष टीम होती है गाँव जाकर डिजीज़, डेफिशिएंसी, ठीक है, ऐसे करके 4Ds होते हैं, उनके बारे में चेकअप करती है। तो ये UPSC CM है, जनरल मेडिसिन और पीडियाट्रिक्स वाला जो फर्स्ट पेपर था उसका डिस्कशन कंप्लीट हुआ है। अब नेक्स्ट वीडियो में पेपर 2 का कर लेंगे।